अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? इस वीडियो में मैं आपको लिथुआनिया, पोलैंड का सैलरी का जो डिफरेंट है और वीज़ा का जो रेशियो है वो बताऊंगा, और लाइसेंस के मेडिकल का बताऊंगा। उसके बाद एक दो और इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते तो क्वेश्चन कर देते हो, क्योंकि उसी वीडियो में आपके सवालों का आंसर होता है जिस वीडियो पे आप कमेंट करते हो, क्योंकि वो आप पूरा ही ना देखते। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि लिथुआनिया और पोलैंड का डिफरेंट क्या है। पोलैंड का अभी तो ये हज़ारों में नहीं लाखों की तादाद में वर्क परमिट दे रहे हैं, हर एक कैटेगरी का दे रहे हैं, ठीक है, जिनमें से 95% लगते ही नहीं है। जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया ने अभी क्या किया कि उन्होंने 1 जुलाई से जो वर्क परमिट वाला वीज़ा ना वो ऑनलाइन कर दिया, यानी कि एम्बेसी से नहीं, आपको एम्बेसी में इंटरव्यू वगैरह देने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी वो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उधर से डायरेक्ट आपने वो अप्लाई करना है वर्क परमिट। यहाँ शायद मेरे ख्याल से वो कंपनी आपको खुद ही निकलवा के देगी वीज़ा, भी वो ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने कर दिया है। बाकी आप लोग आ जाएँ सैलरी पे। सैलरी पे भाईजान कोई डिफरेंट नहीं है पोलैंड का और लिथुआनिया का, क्योंकि दोनों कंट्री तकरीबन सेम है। कोई तो ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो लिथुआनिया में पोलैंड से भी ज़्यादा सैलरी देती हैं, या ठीक है, होप ट्रांस हो गया, उसके बाद गितिका हो गया, वो भी उनकी है, ठीक है। ऐसे एक दो और भी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो यहाँ से पार्टिक लाइन्स होगी, वो यहाँ से अच्छी सैलरी पोलैंड से देते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ की बनिस्बत ईजी मिल जाते हैं। अभी आ जाए पोलैंड की तरफ, तो एक तो इनका वीज़ा रेशियो बहुत कम है, ऊपर से अपॉइंटमेंट ये बहुत लेट दे रहे हैं, हर एक तकरीबन हब तो हर एक कंट्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये रीज़न लगा देते हैं 9-10 का, ज़्यादा बंदों को वही लगाते हैं 95% को। हम लोगों को आप पे एतबार नहीं है, आप वहाँ जाके वापस नहीं आओगे, या वहाँ जाके भाग जाओगे तो आपने जो स्टेटमेंट दिया हम लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है। भाईजान पहली बात, चलो पाकिस्तान में तो आप इंटरव्यू लेते हो, तो जिन कंट्रियों में आप इंटरव्यू नहीं ले रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर रख रहे हो, आपने उससे इंटरव्यू नहीं लिया, तो उसने बेचारे ने कहाँ से कौन सी स्टेटमेंट आपको दे दी है जिसमें उसने ये जाहिर कराया कि शुबा हो गया आपको कि वो वापस नहीं आएगा। दूसरा मज़े की बात ये है कि ये चीज़ें आपको वर्क परमिट इशू करने से पहले सोचनी चाहिए ना, कि आप वर्क परमिट यहाँ से इशू ही ना करो, क्यों दे रहे हो यहाँ से वर्क परमिट लोगों को। फिर जब जनाब वर्क परमिट आप लोग यहाँ से इशू कर देते हो, वहाँ जाके अभी चलो विजिट वीज़ा पे तो ये बनता है कि हम लोगों को एतबार नहीं है कि आप जाके वापस आओगे। जब एक बंदा काम के लिए आ रहा है, 1 साल का वीज़ा देते हो आप, उसके बाद उसकी कंपनी ने उसका अप्लाई करना होता है, फिर तो रीज़न बनते ही नहीं है ये 9-10 लगाने का कि हम लोगों को एतबार नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा कि आप लोग वापस जा। भाईजान वो आएगा यहाँ पे तो अपना वीज़ा पूरा करेगा, तो उसके बाद आपके पास सारा रिकॉर्ड है, अगर उसने टीआरसी नहीं अप्लाई की तो उसको वापस भेज दो, सिंपल। जब एक बंदा यहाँ पे आए ही नहीं तो आपको लोगों को कैसे पता चल गया? ये भाईजान सिर्फ वो एक पैसा कमाने के इन लोगों के ड्रामे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बंदा आया ही नहीं, उसने वीज़ा अप्लाई किया है, तो हम लोगों का एतबार नहीं है, गारंटी लेटर चाहिए। जब यहाँ से कोई भी कंपनी, चाहे वो असल है या 2 नंबर कंपनी है, डॉक्यूमेंट्स जो बेचती है ना उसके साथ वो गारंटी लेटर सब कुछ, अकोमोडेशन सब कुछ बेचती है। फिर पीछे ऐसी वो जो है रिफ्यूज़ल का बनता ही नहीं है सिस्टम ये। लेकिन पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया क्या था, ये लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए एजेंट भाइयों की तरफ से, तो वो भी तो वो पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन अभी ये सिस्टम भी चालू हो गया कि एक वर्क परमिट निकलता तो उसके ऊपर वो ऑडिट करके 3-3 4-4 वर्क परमिट निकाल देते हैं। भाईजान जिसको भी पैसे देते हैं सोच समझ के दिया करें, पैसे कमाना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। और यहाँ का वीज़ा रेशियो भी लिथुआनिया के मुकाबले में कम है। अगर आप ट्रक ड्राइवर की जॉब पे या दूसरी जॉब पे आ रहे हो तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा
कि पहले आप कोशिश लिथुआनिया करो या स्लोवाकिया या लातविया, इन इन 3-4 कंट्रियों की जो है ना सैलरी वो सेम है। अभी आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैं अभी यहाँ पोलैंड में हूँ ना, तो मुझे वो फेसबुक पे जो इश्तहार आते हैं ना ये जॉब्स के लिए, तो वो यहाँ के ही आते हैं। तो उसमें एक इश्तहार था कि किसी कंपनी को ये पैकेजिंग के लिए बंदे चाहिए, तो उन्होंने साथ में ये लिखा हुआ था कि हम लोग 3800 ज़लोटी 3800 ज़लोटी नेटो देंगे, यानी कि टैक्स हम लोग देंगे, आपको 3800 सैलरी ही मिलेगी और अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, लंच यानी कि दिन का खाना भी देंगे। तो मज़े की बात यह है कि साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि फॉर दोज हु ऑलरेडी हियर इन पोलैंड, कि यानी कि वो बंदे जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं काम ढूंढ रहे हैं। यही जॉब जब वो आपको दुबई में या किसी और कंट्री में ऑफर करते हैं तो उस पर वो आपको बढ़ा चढ़ा के सैलरी लिख के देते हैं बहुत सारी। आप लोग बोलते हो कि ये यूरो में कन्वर्ट करो तो इतने बन जाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको जाता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है या ऑफर लेटर होता है, जो भी इन्होंने वो ड्रामा किया है, वो रियल होता रियल ही है, लेकिन यहाँ के कानून में ये है कि जब तक बंदा यहाँ ना आ जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। जब बंदा यहाँ पे आ जाएगा आप तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। ठीक है, तो भाई लिथुआनिया ने आप लोग इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, उन्होंने डी क्लास यानी कि उसमें सारे वर्क कैटेगरी आ जाता है, वो ऑनलाइन कर दिया सिस्टम, ये 1 जुलाई से हो गया उनका ऑनलाइन। तो वहाँ पे ट्राई करें, यहाँ पे भी करें, लेकिन यहाँ पे करने से पहले ये आप लोग सोच लें कि यहाँ का प्रोसेस अब तकरीबन मेरे ख्याल से मिनिमम हर एक कंट्री में 8 महीने तो लग ही रहे हैं। यानी कि वर्क परमिट निकलने से लेके आपके अपॉइंटमेंट तक 8 महीने 7 महीने। यूएई में मेरे ख्याल से, कतर कुवैत का नहीं मुझे मालूम, लेकिन सऊदीया में 4-5 महीने, यूएई में भी इससे ज़्यादा, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से साल, तकरीबन राउंड अबाउट साल हो गया। कुछ लोगों की जल्दी आ जाती हैं, वो भी उनकी जिनकी किस्मत अच्छी होती है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको कि एक भाई ने पूछा था कि मेडिकल, ड्राइवर के लिए मेडिकल होता है भाईजान। जब आप सबसे पहले यहाँ पे आते हो तो मेडिकल वैसे हॉस्पिटल में मेडिकल नहीं होता। जिस स्कूल में आप जाते हो ना, वहाँ पे एक वो उन्होंने सिस्टम रखा होता है फिजियो, यानी कि आपका दिमाग, यानी कि आपको कोई दिमागी मसला तो नहीं है, आपका दिमाग बराबर काम कर रहा है, वो उसका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। वो भी एक वो कंप्यूटर होते हैं उन पे टेस्ट लेते हैं। उसके बाद आइस टेस्ट होता है आंखों का। ठीक है, वो कुछ स्कूल तो वहाँ कर लेते हैं, तो कुछ वो किसी हॉस्पिटल को रेफर कर देते हैं। ठीक है, यही मेडिकल होता है बस। उसके बाद जो लोग आएंगे, यानी कि जो फ्रेश फूड वाली, यानी कि बरात सलाजा रीफर वाली गाड़ी चलाएंगे, जैसे कि हमारी कंपनी में सिर्फ रीफर है, तो मेरा एक हाइजीन टेस्ट हुआ था, इनका टेस्ट लेते हैं वो। उसमें 140 लोटी फीस होती है उनकी, वो कंपनी ही पे करती है, हम लोग नहीं पे करते। लेकिन वो टेस्ट करवाना पड़ता है कि इसको कोई बीमारी बीमारी तो नहीं है, यानी कि कोई खाने पीने वाली चीज़ को हाथ लगाएगा तो ये दूसरे बंदों को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो फ्रूट का, सब्जी और आइसक्रीम का काम है। मेरा टोटल टीआरसी टाकोग्राफ कार्ड, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया पोलैंड के। ठीक है, मेरा सिर्फ 1 वीक बाद वो मेरे अपॉइंटमेंट है कार्ड कलेक्शन की, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर हुआ था। जब मैं यहाँ पोलैंड में आया था तो तकरीबन 7 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो क्योंकि जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ पे तब तक इंग्लिश में ये नहीं ले रहे थे एग्ज़ाम, तो जब ये स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट वीक में मैंने एग्ज़ाम दिया। विद इन 3 मंथ मेरा पहला टैकोग्राफ कार्ड आया था और रेड पेपर आया था। ठीक है, तो मेरा पहला टैकोग्राफ आया था 6 महीने का, जिसको ड्राइवर कार्ड बोलते हैं, लाइसेंस नहीं, ड्राइवर कार्ड, जिस पे वो आपके वो घंटे मुकम्मल जो होते हैं, वो पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था। मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया तो बाकी कंपनीज का मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ आपको अपनी कंपनी का बताता हूँ। फिर मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि आप दूसरी यूरोपियन कंट्री में काम नहीं कर सकते जब तक आपका टीआरसी नहीं आएगा। फिर मैं वापस पोलैंड आ गया, तकरीबन 4.5 महीने मैं पोलैंड फ्री बिल्कुल रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन मुझे ये मेरी जो बेसिक सैलरी थी वो तकरीबन 2800-2700 ज़लोटी हर महीने देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं। घर मेरा कंपनी का है, ठीक है, खाना हमारा अपना था। उसके बाद जनाब मेरा इसी दौरान मेरा टैकोग्राफ कार्ड अब भी फिनिश हो गया। तो मैंने दोबारा टैकोग्राफ कार्ड अप्लाई किया, तो वो तकरीबन 1.5 महीने बाद मेरा आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे 5 साल का दिया है। वो भी डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो पीछे से आपको लेके आ रहे हो ना, वो कितना लंबा है, उस हिसाब से ही आपको कार्ड इशू करते हैं। इन 4.5 महीनों में मैं बताता हूँ आपको कि तकरीबन 4 से 5 महीने मेरी वेरिफिकेशन हो गई है पाकिस्तान से लाइसेंस की। मोटरवे का लाइसेंस था मेरा, वो कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे। मेरा 5 साल का टैकोग्राफ कार्ड आ गया। अभी अब मैं टीआरसी की आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कितना टाइम और कैसे कैसे लगता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई करना होता है फिंगरप्रिंट के लिए, जब आपकी फाइल जमा होती है, ठीक है। जब आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो, वो भी आने में, जब आप फिल करते हो ना इनको अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी आने में मैंने अपने बॉस से पूछा था कि तकरीबन 2 के 1.5 महीना लग गया था। फिर मैं गया वहाँ जाके अपने बॉस के साथ फिंगरप्रिंट दिए, मेरे ख्याल से 400 ज़लोटी उसने फीस दी थी तब। उसके 3 महीने बाद इन्होंने लेटर भेजा था कि आपका GITD जो कि रेड पेपर है वो नहीं है, और सैलरी स्लिप नहीं है आपकी, टैक्स जो दिया हुआ आपने। फिर वो मैं तकरीबन 1 वीक बाद, वो यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक है इमिग्रेशन का ऑफिस, वहाँ मैं दे के आया था। उसके बाद 2 वीक बाद मुझे लेटर आया था कि आपका कार्ड जो है हमने अप्रूवल कर लिया है, अब आप अपनी फीस आके डिपॉजिट कराओ कार्ड की। वो 50 ज़लोटी है, 11 यूरो बनते हैं। फिर जनाब अली मैं खुद ही वो जाके, क्योंकि मेरी कंपनी थोड़ी दूर है, मैं सिटी में होता हूँ, तो मैं खुद ही जाके वो 50 ज़लोटी फीस और उसके साथ लेटर उन्होंने एक दिया था, उस पर वो अपना एड्रेस वगैरह और अपना केस नंबर लिख के दे के आया था। तो वो वहाँ जो लेडीज़ थी उनको मैंने पूछा था कि अब कितना टाइम है, तो वो बोलती है कि 3 to 4 वीक में आपको लेटर आएगा कि आप अभी अपॉइंटमेंट बुक करो कार्ड पिक करने के लिए। यानी कि अभी जो मेरा लेटर आया ना, उसके बाद हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन उनको डाली हुई है कि हम लोगों को कार्ड पिक करना है, तो अभी तक उन्होंने डेट नहीं दी कि कब पिक करना है, यानी शायद मंडे को दे दे। ये इतना लंबा प्रोसीजर होता है टीआरसी का। तो कंपनी भाईजान अच्छी थी जिन्होंने बर्दाश्त कर लिया। कई कंपनियां तो इतना बर्दाश्त भी नहीं करती। एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। जो लोग ये बोलते हैं कि लैंग्वेज या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या नहीं है, हमारी कंपनी में एक काला आया था, तो वो तकरीबन 3 महीने वो मुख्तलिफ ड्राइवर के साथ गया। तो सब ने यही पीछे इंफॉर्मेशन कंपनी को दी है कि ये अकेला काम नहीं कर सकता जब तक इसके साथ दूसरा बंदा ना हो। तो यहाँ पे टीम वर्क है, लेकिन ज़्यादा कंपनियां आपको 2 महीने बाद सेपरेट कर देती हैं, सेपरेट गाड़ी दे देती हैं। उसके बाद वो आपने खुद ही हिसाब लगाना होता है कि कहाँ पे मेरा रेस्ट आ रहा है, कहाँ से मैं चालू करूँ, किस वक्त मैंने कंपनी में पहुँचना है। तो वो जनाब आली इनके उसको पता ही नहीं चलता। हालांकि वो इन लोगों को इंग्लिश आती है, ये क्योंकि ये तो शुरू से पढ़ते हैं इंग्लिश, उसको समझ ही नहीं आती कि वो टाइम टेबल का हिसाब कैसे लगाना है, तो कंपनी में किस वक्त जाना है, पिक कहाँ से करना है। तो वो 1-2 दफ़ा गया तो तकरीबन 2-3 घंटे लेट पहुंचा। अभी कंपनी ने जनाब उसको जवाब दे दिया कि हम लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर सके। उसकी टीआरसी भी उन्होंने रुकवा दी है। तो जो भाईजान आ रहे हैं ना, या जिनके एजेंट आप उनको कुछ भी बोल के भेज देते हैं, भाईजान यहाँ पे जब तक आप लाइसेंस, टैकोग्राफ कार्ड, रेड पेपर सब कुछ आपके पास नहीं आ जाता, तब तक आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो इन लोगों की बातों पे ना आया करें ज़्यादा। दूसरा कि वर्क परमिट अभी बहुत ज़्यादा लोग जाली दे रहे हैं लोगों को, वो भी थोड़ा एहतियात किया करें। एक मेरे पाकिस्तानी भाई का मैसेज आया था मुझे, वो बोल रहा था कि मैंने अपने कज़न को पैसे दिए हैं, तो वो मेरा कज़न बोल रहा था 2-3 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो आप 8-9 महीने, 1 साल बोलते हो। भाईजान जब नया नया पोलैंड का काम चालू हुआ था, तो मेरी उस वक्त भी 5 महीने बाद अपॉइंटमेंट आई थी। उस वक्त इतना रश भी नहीं था पाकिस्तानी एम्बेसी में। बाकी आपका कज़न क्या बोलता है ना, तो वो पुलिस इमिग्रेशन में है,
ना ही इधर के किसी डिपार्टमेंट में है, ना ही वो एम्बेसी में है। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि हमारा एम्बेसी में कनेक्शन है या ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, भाईजान बिल्कुल वो बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर परसों की बात बताता हूँ आपको, मुझे एक भाई का वो ऑलरेडी सीजनल वर्क परमिट पे आया है, वो भी शायद वीडियो मेरी देख रहा होगा, अच्छा बात है देखें, क्योंकि इसी इसी वजह से आप लोगों का तबार उठता है। उसने सुबह-सुबह मुझे एसएमएस किया, भाईजान मेरी हेल्प कर दें, 7 बजे का टाइम था यहाँ का पुराने का। मैंने उसको आंसर किया, उसने कॉल की बोला मैं ऐसे-ऐसे आया हूँ, किसी से बात करें तो मेरा कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा भाईजान आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजें, मैं यहाँ पे किसी एजेंसी या लॉयर से बात करके आपको बताऊँगा कि आपका क्या हो सकता है। क्योंकि वो सीज़नल वर्क परमिट पे आया था और पोलैंड में आया भी नहीं। वो दूसरी किसी कंट्री में चले गए हैं जनाब। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, तो मैं किसी को मशवरा करके दिखाऊँगा डॉक्यूमेंट्स कि ये वीज़ा पे बंदा आया हुआ है। तो उसकी आगे कंपनी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो कोई लॉयर भाईजान सब कुछ हो जाता है, क्योंकि आप आ गए हो तो लीगल आए हो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उसने बोला ठीक है, मैं ना आपको डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ। उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हालाँकि मैंने उसको मैसेज भी नहीं किया उसके बाद, तो वो मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई मैं ना तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चोरी करता हूँ, ठीक है? ना ही आपके डॉक्यूमेंट्स की मुझे ज़रूरत है, ठीक है? मैं तो खुद अब काम करता हूँ भाई, मैं अपना काम करके अपने लिए पैसे कमाता हूँ। आई समझ? तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से 1 वीक बाद मेरा ट्रकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस-जिस जगह मैं खुद घूमा, वो आपको भी घुमाऊँगा। तो अभी आप जो है चैनल को जो भी देखता है वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो कोई मोर इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और जो भी भाई राब्ता करते हैं भाईजान, मैं आप राब्ता करते हो तो मैं आपका जवाब देता हूँ। मैं खुद आपको कभी भी कॉल नहीं करता, इसीलिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता किसी को। ठीक